घने जंगल में एक भालू रहता था। उसका नाम था भीमसेन। जितना विशाल उसका शरीर था, उतना ही बड़ा उसका घमंड था। उसके पंजे मोटे और नुकीले थे। आवाज ऐसी गरजती थी मानो बादल फट पड़े हों। वो खुद को जंगल का सबसे ताकतवर जानवर मानता था और किसी को कुछ समझता नहीं था। भोर होते ही भीमसेन नदी के किनारे पानी पीने पहुंचा। उसने देखा कि एक छोटी सी खरगोशी अपने बच्चों को पानी पिला रही है। भीमसेन ने गरजते हुए कहा, रास्ता दो मेरे लिए, क्या नहीं पता कि मैं कौन हूं। खरगोशी कांपते हुए एक ओर हट गई। उसके एक बच्चे ने मासूमियत से पूछा, माँ, ये भैया इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? खरगोशी ने फुसफुसाते हुए कहा, चुप बेटा, ये भीमसेन है, बहुत ताकतवर हैं, इनसे बहस नहीं करनी चाहिए। भीमसेन ने यह सुन लिया और उसका सीना और चौड़ा हो गया। उसे अपनी ताकत पर और घमंड हो गया। एक दिन जंगल में सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगीं, पेड़ों के फल कम हो गए। सभी जानवर परेशान थे। उन्होंने एक सभा बुलाई। अब क्या होगा? बंदर ने चिंतित होकर पूछा। पानी के लिए हमें मीलों दूर जाना पड़ रहा है। हिरण ने कहा, हाँ, और रास्ते में शिकारियों का खतरा भी रहता है। बूढ़े उल्लू ने अपना चश्मा साफ करते हुए कहा, मुझे पता है कि पहाड़ के उस पार एक झील है। वहां कभी पानी कम नहीं होता, लेकिन रास्ता बहुत खतरनाक है। तोते ने पूछा। खतरनाक कैसे? उल्लू ने समझाया। वहां भयंकर आंधियां आती हैं और रास्ते में गहरी खाइयां हैं। कोई भी अकेले वहां नहीं जा सकता। हमें सबको मिलकर जाना होगा। सभी जानवर तैयार हो गए, लेकिन जब उन्होंने भीमसेन को बुलाया तो वो जोर से हंसा। तुम सब मिलकर जाओगे? तुम कमजोर जीव मिलकर भी क्या कर लोगे? भीमसेन ने ताना मारा। मैं अकेला ही जाऊंगा और पूरी झील पर कब्जा कर लूंगा। फिर देखूंगा कौन मुझसे पानी मांगने आता है। हाथी ने समझाने की कोशिश की। लेकिन भीमसेन, ये सही नहीं है। जंगल में सबका बराबर हक है। हमें मिलकर चलना चाहिए। भीमसेन गरजा। चुप! तुम मुझे सिखाओगे? मैं जंगल का राजा हूँ। जो चाहूंगा वही करूंगा। अगले दिन भीमसेन अकेले ही पहाड़ की ओर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, लेकिन उसके घमंड ने उसे और तेज चलने को प्रेरित किया। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक गहरी खाई मिली। खाई इतनी चौड़ी थी कि छलांग लगाना मुश्किल था। भीमसेन ने सोचा, मैं तो सबसे ताकतवर हूं, आसानी से कूद जाऊंगा। उसने दौड़ लगाई और छलांग लगा दी, लेकिन वो दूरी का सही अंदाजा नहीं लगा पाया। उसके पंजे खाई के किनारे पर लगे, लेकिन वो संभल नहीं पाया और नीचे गिर गया। खाई इतनी गहरी थी कि उसमें से निकलना असंभव था। भीमसेन ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। लेकिन वहां कोई नहीं था। घंटों बीत गए, रात हो गई। भीमसेन भूखा प्यासा दर्द से करा रहा था। अगले दिन सुबह जंगल के सभी जानवर एक साथ उसी रास्ते पर निकले। वे धीरे धीरे एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे थे। जब वे उस गहरी खाई के पास पहुंचे तो उन्होंने नीचे से आती कराहने की आवाज सुनी। कोई नीचे गिर गया है, चतुर लोमड़ी ने कहा। सभी ने झांक कर देखा तो वहां भीमसेन बेहाल पड़ा था। वो तो भीमसेन है, बंदर चिल्लाया। भीमसेन ने ऊपर देखा। उसने अपने उन जानवरों को देखा जिनका वो मजाक उड़ाता था। उसे बहुत शर्म आई। कृपया मुझे बचा लो, उसने दबी आवाज में कहा। मैं बहुत दर्द में हूं। जानवर आपस में सलाह करने लगे। हम इसे क्यों बचाएं? तोते ने कहा। इसने हमेशा हमारा अपमान किया है। लेकिन ये हमारे जंगल का ही एक जानवर है, हिरण ने कहा। अगर हम इसे यहां छोड़ देंगे तो ये मर जाएगा, बूढ़े उल्लू ने कहा। सच्ची ताकत मदद करने में है, बदला लेने में नहीं। हाथी ने अपनी सूंड नीचे लटकाई। भीमसेन, मेरी सूंड पकड़ लो, हम तुम्हें बाहर निकालेंगे। सभी जानवरों ने मिलकर बड़ी मशक्कत के बाद वे भीमसेन को बाहर निकालने में सफल रहे। बाहर आने के बाद भीमसेन जमीन पर लेट गया। उसकी आंखों में आंसू थे, या तो दर्द के या शर्म के।
तुम सबने मुझे बचा लिया, उसने रूंधे गले से कहा। मैंने तो तुम्हारा कभी भला नहीं किया, हमेशा ताने मारे, अपनी ताकत का घमंड किया, फिर भी तुमने। हम जानवर हैं भीमसेन, बूढ़े हिरण ने कहा। हम एक दूसरे की मदद करते हैं, यही हमारी ताकत है। उसने सभी जानवरों की ओर देखा और झुककर प्रणाम किया। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बड़ा मूर्ख था। अब समझ आया कि असली ताकत अकेले दम पर नहीं, एकता में होती है। सभी जानवर एक साथ आगे बढ़े। अब उसकी चाल में घमंड नहीं, विनम्रता थी। वो अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए कर रहा था। छोटे जानवरों को कंधों पर बिठाकर खतरनाक रास्तों से पार करा रहा था। आखिरकार वे उस झील पर पहुंच गए। सचमुच वहां बहुत सारा साफ पानी था। सभी ने खूब पानी पिया और अपने लिए भी ले गए। बहुत पुरानी बात है। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। गांव और जंगल के बीच एक नदी बहती थी, जिस पर पुराने पेड़ के तने से बना एक पुल था। इस जंगल में एक लोमड़ी रहती थी, जिसका नाम था चंचल। चंचल अपने चालाक दिमाग और मीठी जुबान के लिए पूरे जंगल में मशहूर थी। वो आलसी थी, शिकार करने में उसकी रुचि नहीं थी। उसकी ख्वाहिश थी कि बिना मेहनत किए ही उसका पेट भर जाए। एक दिन चंचल गांव के पास घूम रही थी कि उसकी नजर एक खेत में चर रही एक बकरी और उसके 2 नन्हे बच्चों पर पड़ी। बकरी के बच्चे मटमैले रंग के, कोमल और मासूम से थे। उन्हें देखते ही चंचल के मन में एक विचार कौंध गया। क्या मजा आएगा अगर ये बच्चे मेरे काबू में आ जाएं। मैं उन्हें पालूंगी और जब मेरा मन करेगा तब उनमें से एक को खा लूंगी। बिना शिकार के ताजा मांस मिलता रहेगा। लेकिन समस्या ये थी कि बकरी बहुत चौकन्नी थी और अपने बच्चों पर पैनी नजर रखती थी। चंचल ने कई दिन तक बकरी की आदतें और दिनचर्या समझी। उसे पता चला कि हर सुबह बकरी गांव के दूसरे छोर पर बने एक मंदिर में जाती है, जहां पुजारी उसे प्रसाद चढ़ाते थे। वो अपने बच्चों को खेत के एक कोने में बने छप्पर में बंद करके जाती थी। चंचल ने अपनी योजना बनाई। एक सुबह जैसे ही बकरी मंदिर के लिए रवाना हुई, चंचल छप्पर के पास पहुंची। उसने मीठी दयालु आवाज में कहा, अरे प्यारे बच्चों, तुम अंदर बंद हो। तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हें बाहर ले जाने के लिए भेजा है। आओ, मैं तुम्हें हरी हरी घास वाले मैदान में ले चलूं। बकरी के बच्चे भोले थे, लेकिन उनकी माँ ने उन्हें अजनबियों से सावधान रहने की सीख दी थी। बड़े बच्चे ने कहा, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। माँ ने कहा है कि उनके वापस आने तक किसी की बात नहीं माननी। चंचल ने झट से जवाब दिया, अच्छा, तो तुम अपनी माँ की बात मान रहे हो? बहुत अच्छे। लेकिन क्या तुम्हें पता है, तुम्हारी माँ ने मुझे यहाँ इसलिए भेजा क्योंकि जंगल से एक भेड़िया इस तरफ आ रहा है। वो तुम्हें खा जाएगा। मैं तुम्हें सुरक्षित जगह ले जाना चाहती हूँ। छोटा बच्चा डर से कांप उठा। भेड़िया? हाँ, बहुत बड़ा और खूंखार भेड़िया। चंचल ने डरावनी आवाज बनाई, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो वो आ जाएगा। देखो, वहाँ दूर कुछ हिला। उसने एक झाड़ी की तरफ इशारा किया। डर के मारे दोनों बच्चों ने दरवाजा खोल दिया। चंचल ने तुरंत उन्हें अपने नियंत्रण में ले लिया। उसने उन्हें जंगल में अपनी मांद के पास ले जाकर एक पेड़ के नीचे बांध दिया। बच्चे रोने लगे। हमें हमारी माँ के पास ले चलो। शांत हो जाओ, चंचल ने दांत निपोड़ते हुए कहा, अब से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। तुम मेरे हो। अगर रोए तो भेड़िया आ जाएगा। इधर बकरी जब वापस लौटी तो देखा कि छप्पर का दरवाजा खुला है और बच्चे गायब। वह व्याकुल हो उठी। उसने पूरे गांव में खोजा, चिल्ला चिल्लाकर अपने बच्चों को पुकारा। गांव वालों ने भी मदद की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तभी एक बूढ़े किसान ने कहा, सुबह मैंने एक लोमड़ी को इस तरफ भागते देखा था। शायद उसी ने बच्चों को उठा लिया है। बकरी का दिल टूट गया। वह जंगल के किनारे जाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके रोने की आवाज एक शक्तिशाली दयालु हिरण तक पहुंची, जो उस जंगल का सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता था। हिरण ने बकरी से सारी बात सुनी और कहा,
रो मत, लोमड़ी चालाक है, लेकिन हम उससे भी ज्यादा चतुराई से काम ले सकते हैं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हिरण ने एक योजना बनाई। उसने बकरी से कहा, तुम घर जाओ और अपने सबसे सुंदर रंग बिरंगे कंबल लेकर आओ। साथ ही गांव से कुछ मिठाइयाँ और नमकीन खाने की चीजें ले आना। जब बकरी ये सब लेकर आई तो हिरण ने उसे एक झोपड़ी बनाने में मदद की। जंगल में एक खुले मैदान के बीच झोपड़ी को सजाया गया, अंदर कंबल बिछाए गए और मिठाइयाँ सजाई गईं। फिर हिरण ने एक चिड़िया को लोमड़ी की मांद तक संदेश भेजा। जंगल के बीचों बीच एक नई दुकान खुली है जहाँ बिना पैसे स्वादिष्ट भोजन मिल रहा है। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। चंचल लोमड़ी के कानों तक भी पहुंची। आलसी और लालची लोमड़ी के लिए ये एक स्वर्गिक खबर थी। बिना पैसे का स्वादिष्ट भोजन, मुझे वहां जरूर जाना चाहिए, उसने सोचा। लेकिन वो बकरी के बच्चों को अकेले छोड़कर जाने से डर रही थी। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने बच्चों से कहा, देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ विशेष खाना लेने जा रही हूँ। तुम यहीं शांति से बैठे रहना। याद रखना, अगर तुम भागे तो भेड़िया तुम्हें ढूंढ लेगा। वो तुम्हारी गंध से ही पता लगा लेता है। बच्चे डर से सहम गए और हाँ में सिर हिला दिया। लोमड़ी खुशी खुशी उस झोपड़ी की ओर चल पड़ी। झोपड़ी पहुंचकर लोमड़ी ने देखा कि वहाँ कोई नहीं है, सिर्फ सजी हुई मिठाइयाँ और नमकीन पड़े हैं। उसने झटपट खाना शुरू कर दिया। तभी अचानक झोपड़ी का दरवाजा बंद हो गया और खिड़कियों पर जाली गिर गई। लोमड़ी फंस गई थी। वो चिल्लाई, ये क्या है, मुझे बाहर निकालो। तभी हिरण और बकरी सामने आए। हिरण ने गंभीर आवाज में कहा, चंचल, तुमने इन मासूम बच्चों को उनकी माँ से छीन लिया। ये बहुत बुरा काम किया है। लोमड़ी ने झट से अपनी चालाकी दिखाई। छीनना नहीं, मैं तो उन्हें बचा कर लाई थी। एक भेड़िया उन्हें खाने आ रहा था, मैंने उनकी रक्षा की। बकरी गुस्से से चिल्लाई, झूठ, तुमने मेरे बच्चों को डराकर झूठ बोलकर अपने कब्जे में लिया। उन्हें वापस दो। हिरण ने शांत स्वर में कहा, चंचल, अगर तुम सच कह रही हो तो हमें उस भेड़िए का पता बताओ, हम उससे पूछताछ करेंगे। लोमड़ी घबरा गई। उसने कभी भेड़िया देखा तक नहीं था। वो झूठ का पुलिंदा बनती जा रही थी। वो दूर चला गया, मुझे नहीं पता कहाँ, उसने हकलाते हुए कहा। तो फिर हिरण ने कहा, हमारे पास एक ही रास्ता है। हम जंगल के राजा शेर के पास चलेंगे। वही न्याय करेंगे कि तुम सच कह रही हो या झूठ। लोमड़ी के पसीने छूट गए। शेर के सामने उसका झूठ पकड़ा जाना तय था और तब सजा बहुत कठोर होती। उसने घुटने टेक दिए। ठीक है, मैंने झूठ बोला था। कोई भेड़िया नहीं था। मैंने बच्चों को डराकर अपने पास रख लिया। माफ कर दो, मैं उन्हें वापस कर दूंगी। हिरण ने कहा, सिर्फ वापस करना काफी नहीं है, तुम्हें अपनी इस आदत को बदलना होगा। तुम्हें सच्चाई का रास्ता अपनाना होगा और मेहनत से अपना भोजन कमाना होगा। लोमड़ी ने वादा किया कि वो ऐसा ही करेगी। उसे छोड़ दिया गया और वो बकरी के बच्चों को लेने अपनी मांद गई। रास्ते में हिरण ने बकरी से कहा, डर और झूठ का सहारा लेकर कोई दूसरों पर लंबे समय तक राज नहीं कर सकता। सच्चाई और बुद्धिमानी ही स्थायी समाधान है। बच्चे अपनी माँ से मिलकर खुशी से झूम उठे। लोमड़ी ने सचमुच अपने तरीके बदल लिए। उसने छोटे मोटे काम करने शुरू किए, जंगल के बुजुर्गों की मदद की और धीरे धीरे सम्मान पाने लगी। बहुत घना जंगल था। इस जंगल में हर तरह के जानवर रहते थे। शेर, हाथी, हिरण, बंदर, खरगोश, कछुआ और एक बूढ़ा उल्लू। इस जंगल का राजा शेर था, राजा सिंह। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप जाता था। मगर अब राजा सिंह पहले जैसा नहीं रहा था। उम्र के साथ उसके दिल में गुस्सा और शक बढ़ गया था। राजा सिंह को लगता था कि सारे जानवर उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। जंगल की शांति। जंगल में एक छोटा सा हिरण रहता था, चितकू। वो बहुत सीधा और डरपोक था। रोज नदी के किनारे जाकर पानी पीता, थोड़ी घास खाता और वापस अपने झुंड में लौट जाता। चितकू का सपना बस इतना था कि जंगल में शांति बनी रहे। एक दिन नदी के पास कछुआ धीमी चाल से आ रहा था। कछुआ बोला, चितकू, आज राजा सिंह की सभा है। सुना है कुछ बड़ा फैसला होने वाला है। चितकू घबरा गया। मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, फिर भी डर लग रहा है। शाम होते ही सारे जानवर बड़े बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। राजा सिंह ऊंची चट्टान पर बैठा था।
उसने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, जंगल में कोई मेरी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहा, कोई मेरे खाने की जगह बदल रहा है, कोई मेरे आदेश नहीं मानता। सब जानवर चुप थे। राजा सिंह की नजर चितकू पर पड़ी। तू हिरण, कल तू मेरी गुफा के पास देखा गया था, जरूर तू ही साजिश कर रहा है। चितकू कांपने लगा। महाराज, मैं तो बस रास्ता भटक गया था। राजा सिंह ने फैसला सुना दिया। कल सूरज उगने से पहले इस हिरण को सजा दी जाएगी। सब जानवर डर गए। तभी बूढ़ा उल्लू पेड़ की डाल से बोला, राजन, बिना सबूत के फैसला अन्याय है। राजा सिंह ने गुस्से में कहा। चुप, तुम्हारी बुद्धि अब बूढ़ी हो चुकी है। उल्लू ने गहरी सांस ली। याद रखो राजा, शक्ति से नहीं, न्याय से राज चलता है। रात को जंगल शांत था। चितकू एक पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। तभी बंदर चंचल आया। रो मत दोस्त, मैंने कुछ देखा है। चितकू ने उम्मीद से देखा। कल रात लोमड़ी राजा की गुफा के पास घूम रही थी। वही खाने की जगह बदल रही है ताकि राजा गुस्से में रहें और जंगल में डर फैले। तभी झाड़ियों से खरगोश निकला। मैं भी गवाह हूं। असल में लोमड़ी धूर्तिया बहुत चालाक थी। वो चाहती थी कि जंगल में डर रहे ताकि छोटे जानवर आपस में लड़ें और वो फायदा उठाए। धूर्तिया सोच रही थी, अगर राजा अंधा होकर फैसले करेगा तो जंगल टूट जाएगा। सुबह फिर सभा बुलाई गई। राजा सिंह चितकू को सजा देने ही वाला था कि उल्लू बोला, राजन, आज आखिरी बार सच सुन लीजिए। बंदर और खरगोश आगे आए और पूरी बात बता दी। राजा सिंह चुप हो गया। तभी लोमड़ी घबराकर बोली, ये सब झूठ है। लेकिन कछुआ धीमी आवाज में बोला, धीरे चलने वाला सब देखता है और याद रखता है। राजा सिंह की आंखें खुल गईं। उसने सिर झुकाकर कहा, मैंने डर और गुस्से में गलत किया। राजा सिंह ने चितकू से कहा, मुझे माफ कर दो। अब से कोई भी फैसला सबकी सुनकर लिया जाएगा। फिर उसने लोमड़ी को जंगल से बाहर जाने का आदेश दिया। और उस दिन से जंगल में ये कहा जाने लगा, जिस जंगल में न्याय बोलता है वहाँ डर चुप हो जाता है। पहाड़ों की रानी महाचील आकाशी सबसे ऊंचे पेड़ की चोटी पर बैठी दूर बादलों को देख रही थी। उसकी पैनी नजरों ने पहचान लिया था, ये कोई साधारण बादल नहीं थे। ये काले, भारी और धीरे धीरे पूरे आसमान को घेर रहे थे। उसने अपना शक्तिशाली पंख फड़फड़ाया और एक तीव्र चीख निकाली जो पूरे जंगल में गूंज गई। ये संकट की चेतावनी थी। नीचे एक पुराने बरगद के पेड़ पर तोता मिठू अपने परिवार के साथ बैठा था। अरे, ये आवाज महाचील बुला रही है, कुछ गड़बड़ है। सभी पक्षी एकत्र होने लगे। मोरराज अपने रंगीन पंख लहराता हुआ सबसे पहले पहुंचा। फिर कबूतरों का जोड़ा गुग्गू और पिप्पी। उल्लू विद्वान, जो दिन में कभी नहीं दिखता था, आज अपनी गुफा से बाहर आ गया। और कौवा काला, जो हमेशा अलग थलग रहता था, दूर एक डाल पर बैठ गया। आकाशी ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे पंखों के भाई बहनों, एक भयानक आंधी आ रही है। ये कोई साधारण बारिश नहीं होगी। मेरे दादा परदादा के समय में ऐसी ही एक बारिश हुई थी जिसने पूरे जंगल को तबाह कर दिया था। मोरराज ने पूछा, पर हम क्या कर सकते हैं? हम तो छोटे छोटे पक्षी हैं। आकाशी ने कहा, हर पक्षी के पास कोई न कोई विशेषता है। हमें अपनी शक्तियां मिलानी होंगी। उल्लू विद्वान ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं। मेरे पास प्राचीन पांडुलिपियां हैं। उनमें लिखा है कि ऐसी आंधी से बचने के लिए सभी पक्षियों को एक सुरक्षित स्थान ढूंढना होगा। पर समस्या ये है कि हम सब अलग अलग जगहों पर रहते हैं। कौवा काला, जो अब तक चुप था, बोला, मैंने पूरे जंगल में उड़ान भरी है। मुझे पता है एक गुफा पहाड़ की तलहटी में, वो बड़ी है, सबको समा सकती है। सभी पक्षी हैरान रह गए। कौवा आमतौर पर किसी की मदद नहीं करता था। आकाशी ने योजना बनाई। हमारे पास सिर्फ एक दिन है। हमें सबको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना होगा। मिठू तोता बोला, मैं सभी को चेतावनी देकर आता हूँ। मैं हर पेड़ पर जाकर बताता हूँ। मोरराज ने कहा, मैं अपने रंगीन पंखों से रास्ता दिखाऊंगा।
अंधेरे में भी मेरे पंख चमकेंगे। गुग्गू और पिप्पी कबूतर बोले। हम दूर तक उड़कर देखते हैं कि आंधी कितनी दूर है और किधर से आ रही है। कौवा काला बोला। मैं गुफा को साफ करता हूँ और देखता हूँ कि वो सुरक्षित है या नहीं। उल्लू विद्वान ने कहा। मैं पुरानी किताबों से और जानकारी ढूंढता हूँ, शायद कोई और उपाय मिल जाए। आकाशी ने सबको आशीर्वाद दिया। जाओ, अपना अपना काम करो और याद रखो, आज हम सब एक हैं। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। मिट्ठू तोते ने पूरे जंगल में उड़ान भरी, हर पेड़ पर जाकर चेतावनी दी। कुछ पक्षी डर गए, कुछ ने कहा, हम तो यही सही हैं, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। एक बूढ़ी मैना ने कहा, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, मैं उन्हें लेकर कैसे उड़ूं? मिट्ठू ने हिम्मत बधाई। दूसरी ओर कौवा काला गुफा में पहुंचा। गुफा बड़ी थी, पर अंदर कुछ सांप थे। कौवे और सांपों की दुश्मनी प्रसिद्ध थी, पर आज कौवा अकेला नहीं था। उसने सोचा, अगर ये सांप यहां रहेंगे तो पक्षी अंदर नहीं आ सकेंगे। वो वापस आकाशी के पास गया। गुफा में सांप है। आकाशी ने कहा, चलो मैं तुम्हारे साथ आती हूँ। गुफा में सांपों ने जब महाचील को देखा तो डर गए। आकाशी ने कहा, हमें तुम्हारी गुफा चाहिए, एक भयानक आंधी आ रही है। अगर तुम हमें यहाँ रहने दो तो हम तुम्हें भी बचा सकते हैं। सांपों के सरदार ने सोचा, फिर बोला, ठीक है, पर हम एक कोने में रहेंगे और तुम दूसरे में। जब मोर राज रास्ता दिखा रहा था तो उसकी मुलाकात एक छोटी सी चिड़िया से हुई जो अपना घोंसला बना रही थी। मोर राज ने कहा, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? आंधी आ रही है। चिड़िया ने कहा, मैं अपने अंडों के लिए घोंसला बना रही हूँ। मेरे 3 अंडे हैं, मैं उन्हें अकेले कैसे ले जाऊं? मोर राज ने सोचा, उसके पंख सुंदर थे, पर वो छोटे अंडों को संभाल नहीं सकता था। तभी गुग्गू और पिप्पी कबूतर वहां आए। हम मदद करेंगे, गुग्गू ने कहा। हम में से एक अंडे ले जाएगा, दूसरा इस चिड़िया को गुफा तक ले जाएगा। चिड़िया की आंखों में आंसू आ गए। तुम सब इतने अच्छे हो। मैं तो सोचती थी कि बड़े पक्षी हम छोटों की परवाह नहीं करते। मोर राज ने मुस्कुराते हुए कहा, आज सब एक है, कोई बड़ा छोटा नहीं। उल्लू विद्वान अपनी गुफा में प्राचीन पांडुलिपियां पढ़ रहा था। उसे एक रहस्यमयी बात मिली। पुरानी भाषा में लिखा था, जब सभी पंख एक हो जाएं, तो आंधी भी रुक सकती है। वो समझ नहीं पाया। वो आकाशी के पास गया। उल्लू ने पूछा, इसका क्या मतलब है? आकाशी ने सोचा, फिर कहा, शायद इसका मतलब है कि अगर सभी पक्षी एकजुट हो जाएं, तो वे आंधी का सामना कर सकते हैं। पर हम छोटे पक्षी हैं, हम प्रकृति के कोप के सामने क्या कर सकते हैं? तभी कौवा काला बोला, जो चुपचाप सुन रहा था, शायद इसका मतलब ये नहीं कि हम आंधी से लड़ें। शायद इसका मतलब है कि हम आपस में इतने मजबूत हो जाएं कि आंधी हमें तोड़ न सके। शाम होते होते हवा तेज होने लगी, पेड़ झुकने लगे, आकाश में बिजली चमकने लगी। आकाशी ने आदेश दिया, सब गुफा में चलो, अब समय नहीं है। सभी पक्षी गुफा की ओर उड़ने लगे। मोर राज अपने चमकदार पंखों से रास्ता दिखा रहा था। मिट्ठू तोता पीछे रह गए पक्षियों को प्रोत्साहित कर रहा था। कबूतर जोड़ा छोटे बच्चों और अंडों को ले जा रहा था। गुफा के पास पहुंचते पहुंचते बारिश शुरू हो गई। ये कोई साधारण बारिश नहीं थी। बूंदें इतनी बड़ी थीं कि छोटे पक्षी उड़ नहीं पा रहे थे। आकाशी ने देखा कि कुछ पक्षी नीचे जमीन पर हैं और बारिश में भीग रहे हैं। वो नीचे उतरी। छोटे पक्षी उसकी पीठ पर चढ़ गए। आकाशी ने उन्हें गुफा तक पहुंचाया। गुफा के अंदर सैकड़ों पक्षी एकत्र थे, सभी भीगे हुए, डरे हुए, पर सुरक्षित। बाहर आंधी और भयंकर हो गई। बिजली की चमक, गड़गड़ाहट और प्रचंड वर्षा। एक छोटा बच्चा चिड़िया रोने लगा। मुझे डर लग रहा है। मिट्ठू तोता उसके पास गया। डरो मत, हम सब साथ हैं। उसने एक कहानी सुनानी शुरू की, पक्षियों की एकता की कहानी। धीरे धीरे और पक्षी भी सुनने लगे। कौवा काला, जो हमेशा अलग बैठता था, आज सबके बीच बैठा था। उसने कहा, मैंने आज तक कभी इतने पक्षियों को एक साथ नहीं देखा। प्रकृति ने हमें अलग अलग रूप दिए, पर आज हमने साबित कर दिया कि हम सब एक ही हैं। रात भर आंधी चलती रही।
गुफा में पक्षी आपस में बातें करते रहे। उन्होंने पाया कि उनमें इतनी समानताएं हैं। सबको डर लगता है, सबको प्यार चाहिए, सब सुरक्षित रहना चाहते हैं। एक बूढ़ी चिड़िया ने कहा, मैं 50 साल से इस जंगल में रह रही हूँ। पहली बार देखा है कि चील और कौवा एक साथ बैठे हैं। आकाशी ने कहा, आज मैंने सीखा कि असली शक्ति आकार में नहीं बल्कि दिल की बड़ाई में होती है। मिठू तोता जो सबसे छोटा है, उसने सबसे बड़ा काम किया, सबको चेतावनी दी। मिट्ठू शर्म से गड़ गया। मैंने बस अपना कर्तव्य निभाया। कौवा काला बोला, मुझे हमेशा लगता था कि कोई मुझे पसंद नहीं करता क्योंकि मैं काला हूं, पर आज तुम सबने मुझे अपनाया। मोर राज ने कहा, रंगों से क्या फर्क पड़ता है, असली रंग तो दिल के होते हैं। सुबह होते ही आंधी रुक गई। धीरे धीरे पक्षी गुफा से बाहर आए। बाहर का दृश्य दुखद था। पेड़ उखड़े हुए थे, घोंसले नष्ट हो गए थे, पर फिर भी सबके चेहरे पर मुस्कान थी क्योंकि वे सब जीवित थे। आकाशी ने कहा, देखो, जंगल टूट गया है पर हम नहीं टूटे। हमारी एकता ने हमें बचाया। सभी पक्षियों ने मिलकर जंगल को दोबारा बसाने का फैसला किया। चील ऊंचे पेड़ों की शाखाएं लाती, कौवे और कबूतर घास फूस लाते, छोटे पक्षी घोंसले बनाते। कुछ दिनों बाद जब जंगल फिर से हरा भरा होने लगा, सभी पक्षी फिर एकत्र हुए। उल्लू विद्वान ने कहा, इस घटना ने हमें 3 बड़ी बातें सिखाई। पहली, एकता में शक्ति है। दूसरी, बाहरी रूप से नहीं, अंदर के गुणों से इंसान की पहचान होती है। तीसरी, संकट के समय सब एक हो जाते हैं, तो क्यों न हमेशा एक रहें। आकाशी ने कहा, आज से इस जंगल में कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। हम सब पक्षी एक परिवार हैं और हम हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे। कौवा काला जो पहले हमेशा अकेला रहता था, अब सबके बीच रहने लगा। मिट्ठू तोता अब जंगल का संदेशवाहक बन गया। मोर राज ने अपनी सुंदरता का अहंकार छोड़ दिया। समय बीतता गया, जंगल फिर से पहले जैसा हो गया, पर पक्षियों के रिश्ते हमेशा के लिए बदल गए थे। एक जमाने की बात है। एक घने जंगल में एक बहुत ही शरारती और चालाक बंदर रहता था। उसका नाम था मकरू। मकरू को किसी से भी छल कपट करने में मजा आता था। वो दूसरे जानवरों को बेवकूफ बनाकर खूब हंसता था। उसकी इस आदत से सारे जानवर परेशान रहते थे। कोई भी उस पर भरोसा नहीं करता था। एक दिन की बात है, जंगल के एक हिस्से में भीषण आग लग गई। सारे जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। सबसे ज्यादा परेशानी पक्षियों की थी, जिनके घोंसलों में छोटे छोटे बच्चे थे। एक नन्ही चिड़िया बुरी तरह घबराई हुई थी। उसके अभी अभी अंडे से निकले 2 बच्चे जमीन पर गिर गए थे और आग की लपटें उनके पास बढ़ रही थीं। वो बेचारी जोर जोर से चीख रही थी, बचाओ, कौन है मेरे बच्चों को बचाने वाला? उधर से गुजरते हुए मकरू ने यह दृश्य देखा। चिड़िया ने उसे देखते ही गिड़गिड़ाकर कहा, मकरू भाई, तुम तो बहुत चालाक और फुर्तीले हो। प्लीज मेरे बच्चों को बचा लो, आग उनके पास आ रही है। मकरू ने चिड़िया के बच्चों की तरफ देखा। वे बहुत छोटे और असहाय थे। उसके दिमाग में फिर से शरारत का ख्याल आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक मैं बचा सकता हूँ, लेकिन उसके बदले में तुम मुझे क्या दोगी? चिड़िया फूट फूट कर रोने लगी। मेरे पास तो कुछ नहीं है, बस मेरे ये बच्चे हैं। मैं तुम्हारी हर दिन मीठी बोली बोलूंगी। नहीं नहीं, मकरू ने अपनी पूंछ हिलाते हुए कहा, मुझे तो तुम्हारा चमकीला पंख चाहिए। वह तुम्हारे गले में है। मैं उसे लेकर अपनी गुफा सजाऊंगा। चिड़िया ने झट से अपने गले से वो खूबसूरत पंख उतारकर मकरू की तरफ फेंका और कहा, ले लो, बस मेरे बच्चों को जल्दी बचाओ। मकरू ने पंख उठाया, उसे अच्छे से देखा और अपनी पेटी में रख लिया। फिर वो बोला, बस अब मैं जाता हूँ। और वो पेड़ों पर कूदता फांदता उल्टी दिशा में भाग गया। चिड़िया ने देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने पुकारा, अरे मकरू, तुम किधर जा रहे हो? मेरे बच्चे तो वहां हैं। अब चिड़िया के लिए कुछ नहीं बचा था। वो अपने बच्चों के पास लौटी।
उन्हें अपने पंखों से ढक लिया और रोने लगी। लेकिन तभी एक आश्चर्य हुआ। आग की लपटों से घिरे उस स्थान पर एक विशाल हाथी आया। उसका नाम भीमसेन था। भीमसेन ने अपनी सूंड में पास के तालाब से भरपूर पानी भरा और उन बच्चों पर डाल दिया। फिर उसने धीरे से अपनी सूंड से उन दोनों बच्चों को उठाया और एक सुरक्षित जगह पर रख दिया। चिड़िया ने राहत की सांस ली और भीमसेन के पैरों पर गिरकर बोली, भीमसेन राजन, आपने मेरे बच्चों की जान बचा ली। मैं आपकी कैसे सेवा करूं? भीमसेन ने प्यार से कहा, बहन, सेवा तो क्या करोगी? जंगल में एक दूसरे के काम आना ही तो सच्चा धर्म है। ये लो, तुम्हारा ये पंख रास्ते में गिरा मिला था, शायद किसी चालाक ने गिरा दिया होगा। भीमसेन ने वही चमकीला पंख चिड़िया को लौटा दिया जिसे भागते समय मकरू ने गिरा दिया था। चिड़िया ने खुशी से पंख संभाला और उस दिन के बाद से वो हमेशा भीमसेन के पास जाकर मीठी बोली बोलती और उसके बड़े बड़े कानों को सहलाती। अब बात करते हैं मकरू की। उस दिन के बाद से जंगल में उसका नाम धोखेबाज बंदर पड़ गया। कोई भी जानवर उससे बात नहीं करता था। अगर वो किसी के पास जाता तो सब उसे देखकर मुंह फेर लेते या धिक्कार है तुझे कहकर भगा देते। एक दिन भूखा प्यासा मकरू एक पेड़ के नीचे बैठा सोच रहा था। उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसने देखा कि दूर भीमसेन के आसपास सारे जानवर खुशी खुशी इकट्ठे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और हंस हंसकर बातें कर रहे हैं। उसे समझ में आ गया कि धोखा देने से कभी सच्चा सुख नहीं मिलता। दूसरों की मदद करने और सच्चा होने में जो आनंद है वो छल कपट में कहां। उस दिन के बाद से मकरू ने कसम खाई कि वो फिर कभी किसी के साथ धोखा नहीं करेगा। धीरे धीरे उसने अपनी आदत बदलनी शुरू की। वो दूसरों की मदद करने लगा और सच बोलने लगा। देखते ही देखते जानवरों का विश्वास उस पर लौटने लगा और जंगल में फिर से खुशियां लौट आईं। जंगल के बीचों बीच एक विशाल राज्य था, वृक्ष नगरी। वहां सभी जानवर सद्भाव से रहते थे। राजा थे शेर सिंह, जो न्यायप्रिय और दयालु थे। परंतु उनकी एक कमजोरी थी, वे अपनी शेरनी रानी सावित्री की हर बात मानते थे। रानी सावित्री तीखी जुबान और पैनी नजर वाली थीं। उनके 2 सलाहकार थे, लोमड़ी ललिता और भेड़िया बलवान। ये दोनों चापलूसी में माहिर थे और असल में राज्य की संपत्ति अपने लिए लूट रहे थे। एक दिन राजा शेर सिंह बीमार पड़े। वैद्य हिरन ने बताया कि राजा को पूर्ण विश्राम की जरूरत है, कम से कम 1 महीना। ये सुनकर रानी सावित्री चिंतित हो गईं। उन्होंने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बेटे कुंवर शेरू को आगे किया, पर लोमड़ी ललिता ने सलाह दी, महारानी, कुंवर अभी नौजवान है, अनुभवहीन। यदि वे सिंहासन पर बैठे तो बाकी बड़े जानवर, हाथी, भैंसा, गैंडा विद्रोह कर सकते हैं। हमें एक ऐसा राजा चाहिए जो सिंहासन पर तो बैठे पर असल फैसले हम ले। भेड़िया बलवान ने कहा, हमें एक ऐसा राजा चाहिए जो आसानी से हमारे नियंत्रण में रहे। रानी ने पूछा, ऐसा कौन हो सकता है? ललिता की नजर जंगल के किनारे घास चर रहे गधे गजराज पर पड़ी। गजराज सीधा साधा मेहनती गधा था जो लकड़हारे की मदद करता था। वो भोला और निष्कपट था। लोमड़ी ने उंगली उठाई, वो रहा हमारा राजा। रानी और भेड़िया हैरान रह गए। गधा? राजा? लोग हंसेंगे, नहीं तो और क्या करेंगे? लोमड़ी ने अपनी चालाक मुस्कान के साथ समझाया, यही तो खूबी है, कोई उसे गंभीरता से नहीं लेगा। वो हमारी हर बात मानेगा और जब असली राजा ठीक होकर लौटेंगे तो हम कह देंगे कि हमने तो केवल एक कार्यवाहक राजा नियुक्त किया था। योजना बनी। अगले दिन राज दरबार में ऐलान किया गया कि राजा के विश्राम के दौरान एक नया राजा चुना जाएगा। सभी जानवर हैरान थे। हाथी मंत्री ने पूछा, नया राजा कौन होगा? क्या ये उचित है? रानी सावित्री ने कहा, हमने एक ऐसा व्यक्ति चुना है जो निष्पक्ष है, विनम्र है और जिसे सभी पसंद करते हैं। जब गधा गजराज को दरबार में लाया गया तो सन्नाटा छा गया।
फिर धीरे धीरे मंद मंद मुस्कुराहटें फैलने लगीं। गजराज भौचक्का था। उसे तो बस ये बताया गया था कि राजा उसे एक महत्वपूर्ण काम के लिए बुला रहे हैं। लोमड़ी ने ऊंची आवाज में कहा, गजराज में वे सभी गुण हैं जो एक अच्छे शासक में होने चाहिए। वो मेहनती है, ईमानदार है और कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। इसलिए राजा शेर सिंह के आदेश से अगले 1 महीने के लिए गजराज हमारे राजा होंगे। गजराज की आंखें फैल गईं। मैं राजा? लेकिन मैं तो बस एक साधारण। रानी ने आंख दिखाई। बस बोलो, मंजूर है? गजराज ने डरते डरते हाँ कह दी। उसके सिर पर मुकुट रखा गया, पर वो उसके कानों में फंसता रहा। सिंहासन इतना ऊंचा था कि उसे चढ़ने में हाथियों की मदद लेनी पड़ी। दरबारी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पा रहे थे। पहले हफ्ते में गजराज की दिनचर्या ये थी: सुबह सिंहासन पर बैठना, लोमड़ी और भेड़िया द्वारा लिखवाए गए आदेशों पर अपने खुर का निशान बनाना और दोपहर में राजकीय भोजन करना। गजराज असहज था। वो लकड़हारे की झोंपड़ी में रोटी चारा खाकर ज्यादा खुश था, पर वो पेट भरने लायक घास नहीं मिलती थी। एक दिन दरबार में कछुआ और खरगोश का एक मामला आया। खरगोश ने शिकायत की कि कछुए ने धीमे चलने के कारण उसकी फसल रौंद दी, जबकि कछुआ बोला कि खरगोश उछल कूद करता है और शोर मचाता है। लोमड़ी ने फुसफुसाकर गजराज से कहा, महाराज, दोनों को जेल में डाल दो। पर क्यों? ये तो छोटा झगड़ा है। राजा की इच्छा ही कानून है। गजराज ने मना कर दिया। उसने कछुए और खरगोश को अपने पास बुलाया। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम दोनों इस बात पर राजी हो कि अगर कोई एक तुम्हारी समस्या का समाधान बताए तो तुम मान जाओगे? दोनों ने हाँ कहा। गजराज बोला, खरगोश, तुम कछुए के घर के पास एक छोटी सी बाड़ लगा दो ताकि तुम्हारी फसल सुरक्षित रहे। और कछुआ, तुम खरगोश के लिए एक छोटा सा संकेत बोर्ड लगा दो कि यहाँ शांति बनाए रखें। इस तरह तुम दोनों की समस्या हल हो जाएगी। दोनों पक्ष राजी हो गए। दरबार में मौजूद जानवरों ने पहली बार गजराज की तरफ सम्मान से देखा। धीरे धीरे गजराज को एहसास होने लगा कि लोमड़ी और भेड़िया उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। एक दिन उन्होंने एक आदेश लाया जिसमें जंगल के मध्य का चारागाह, जहां सभी जानवर चरते थे, उनके विशेष संरक्षण के नाम पर बंद करने का प्रस्ताव था। असल में वे उस जमीन पर अपना कब्जा करना चाहते थे। गजराज ने आदेश पढ़ा। लोमड़ी ने उसे पढ़ना सिखा दिया था। उसने स्पष्ट मना कर दिया। रानी सावित्री को जब ये पता चला तो वो क्रोधित हो गई। उन्होंने गजराज को डांटा। तुम्हें हमारी बात माननी चाहिए। पर अब गजराज में आत्मविश्वास आ चुका था। उसने कहा, महारानी, मैं राजा हूँ। मेरी जिम्मेदारी सभी प्रजा के हित में फैसले लेना है, न कि कुछ लोगों के लाभ के लिए। ये सुनकर लोमड़ी और भेड़िया भड़क गए। उन्होंने एक नई चाल चली। उन्होंने अफवाह फैला दी कि गजराज तो असल में एक विदेशी जासूस है जो वृक्ष नगरी की कमजोरियां पता करने आया है। उसके बाद उसने राजा को जहर दे दिया है ताकि स्वयं राजा बन जाए। अफवाह आग की तरह फैली। कुछ जानवरों ने गजराज पर विश्वास करना बंद कर दिया। गजराज दुखी था। उसने सोचा, शायद मैं सचमुच इस लायक नहीं हूँ। मैं तो बस एक गधा हूँ। उसी रात जब वो उदास बैठा था तो उसके कमरे में एक छाया दिखाई दी। राजा शेर सिंह अभी भी कमजोर पर चलने फिरने लायक हो चुके थे। वो गुप्त रास्ते से आए थे। गजराज डर गया, पर शेर सिंह ने शांत स्वर में कहा, डरो मत, मैं सब जानता हूँ। राजा ने बताया कि उनके विश्वास पात्र तोते ने उन्हें सारी सच्चाई बता दी थी। तुमने जो फैसले लिए वे न्यायपूर्ण थे। तुम्हारी ईमानदारी और साहस ने मुझे प्रभावित किया है। गजराज ने कहा, महाराज, मैं आपका सिंहासन वापस लौटाता हूँ। शेर से मुस्कुराए, नहीं, अभी 1 महीना पूरा नहीं हुआ और मुझे एक योजना बनाने की जरूरत है। अगले दिन राजा शेर सिंह स्वस्थ होकर दरबार में प्रकट हुए। सभी खुश हुए। रानी, लोमड़ी और भेड़िया घबरा गए। शेर सिंह ने कहा,
मैंने अपने कारवाहक राजा गजराज के कामकाज के बारे में सुना है। मैं एक परीक्षण करना चाहता हूँ। उन्होंने एक समस्या रखी। राज्य के खजाने से एक बहुमूल्य हीरा गायब है। सभी पर संदेह है। वे चाहते थे कि गजराज इस मामले की सुनवाई करे। लोमड़ी और भेड़िया मन ही मन खुश हुए। ये तो बहुत आसान था। उन्होंने एक मासूम बकरी को फंसाने की योजना बनाई थी। गजराज ने सुनवाई शुरू की। सभी सबूत बकरी की ओर इशारा करते थे। लोमड़ी ने चालाकी से कहा, महाराज, बकरी ही चोर है, इसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। गजराज ने बकरी से पूछा, तुम्हें क्या कहना है? बकरी रोने लगी। महाराज, मैं निर्दोष हूँ। मैं तो केवल घास चढ़ती हूँ। हीरा मेरे किस काम का? गजराज ने सोचा। फिर उसने एक अजीब प्रश्न पूछा, ये हीरा किस रंग का था? लोमड़ी तुरंत बोली, लाल, चमकदार लाल। भेड़िया बोला, हाँ हाँ, बिल्कुल लाल। गजराज ने राजा शेर सिंह की तरफ देखा। शेर सिंह ने मुस्कुराते हुए एक से उन्होंने हीरा निकालकर सबको दिखाया। वो नीला था। दरबार में सन्नाटा छा गया। गजराज ने कहा, जिसने हीरा चुराया उसे पता नहीं होगा कि हीरा किस रंग का था, लेकिन जो लोग खुद को चोरी का आरोपी बनाने की कोशिश कर रहे थे वे हीरे के रंग का नाम गलत बता रहे हैं। लोमड़ी और भेड़िया, तुम ही वो लोग हो। लोमड़ी और भेड़िया हकलाने लगे। पता चला कि उन्होंने ही हीरा चुराया था और बकरी पर झूठा आरोप लगाने की योजना बनाई थी। राजा शेर सिंह ने कहा, गजराज ने न केवल न्याय किया बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता से असली अपराधियों को पकड़ा। रानी सावित्री ने भी अपनी गलती मानी। लोमड़ी और भेड़िया को राज्य से निर्वासित कर दिया गया। गजराज विनम्रता से झुक गया। उस दिन के बाद से वृक्ष नगरी में एक नई कहावत प्रचलित हुई, गधा कहीं का हो सकता है राजा कहीं का। और गजराज ने सिखाया कि बाहरी रूप, रंग या पद नहीं, बल्कि इंसानियत, ईमानदारी और बुद्धि ही असली पहचान होती है। जंगल का सबसे नम्र प्राणी अपनी सच्चाई और नेक नियति से सबके दिलों का राजा बन गया।